एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नज़र में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। देखो कामरान, अब भी वक्त है, और अगर ये गुजर गया तो बॉस तुम्हें खान के हवाले कर देगा। और तुम जानते ही हो कि खान कितना जंगली है। तुम ये भी जानते हो कि बॉस को जिन लोगों से अपनी दी हुई रकम मौसूल नहीं हुई, वो उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। ये रकम तो फिर किसी और की है, क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? वो रकम तुम्हारी जान से ज्यादा तो नहीं है। मैंने कोई जवाब न दिया, बस उसकी आंखों में आंखें डाले उसे घूरता रहा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मैदा हलक में आ गया हो, मगर मैंने राजा को अपनी कमजोरी का एहसास न होने दिया। उसने फिर मायूसी से सर हिलाया जैसे वो बादिल नखास्ता मुझ पर तशद्दुद करने वाला हो। फिर उसने अचानक मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं पेंडुलम की तरह झूलता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। उस तरफ जान मोहम्मद मौजूद था। उसने भी थप्पड़ मारकर मुझे दोबारा राजा की तरफ रवाना कर दिया। 2-4 बार यही अमल दोहराने के बाद राजा ने मेरे शाने पकड़े और मुझे फिरकी की तरह घुमाने लगा। बल खाने से रस्से में तनाव पैदा होने लगा। जब रस्से में मजीद घूमने की गुंजाइश न रही तो उसने अचानक मुझे छोड़ दिया। रस्से के बल तेजी से खुलने लगे और मैं लट्टू की तरह गर्दिश करने लगा। मेरा सर पहले ही चकरा रहा था। घूमने की वजह से सर के चक्करों में शिद्दत पैदा हो गई। मेरी तबीयत मालिश करने लगी और मतली की सी कैफियत पैदा हो गई। फिर अचानक मुझे उल्टी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी के साथ मेरा मैदा और आंतें भी बाहर आ जाएंगी। राजा ने कहा, जान मोहम्मद, नूरे से कहो कि यहाँ की सफाई कर दे, वरना मैं यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। फिर वो घड़ी देखकर मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, अभी 1 घंटा है। इस 1 घंटे में तुम्हें इतनी अजियत पहुंचाई जाएगी कि तुम अपना नाम तक भूल जाओगे। इस दौरान में एक शख्स वहां आकर सफाई करने लगा। मैंने भी सोचा कि फौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाने को मैं इसे रकम का कोई फर्जी पता बता दूं। जब तक ये लोग वहां जाकर तस्दीक करेंगे, उस वक्त तक मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा। मैं जानता था कि ये एक जुआ है। अगर मेरे बताए हुए पते पर उन्हें रकम न मिली तो ये लोग मुश्तिल होकर मेरी जान भी ले सकते हैं। बहरहाल मैंने वो जुआ खेलने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मरना तो यूं भी है, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश और कर ली जाए। कमरे की सफाई हो गई तो राजा एक मर्तबा फिर मेरे पास आया और बोला, मैं तो तुम्हें बहुत सख्त जान समझता था, मगर तुम तो एक ही चक्कर में नीम मुर्दा हो गए। दूसरा मरहला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अब भी वक्त है, बताओगे या मैं दूसरे मरहले पर अमल करूं? मैंने कहा, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, मगर मुझे पहले इस अजाब से तो छुटकारा दिलाओ। मेरे साथियों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरत से ज्यादा सदमे के तासुरात थे। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। खास तौर पर तैमूर तो बहुत दिल गिरफ्तार नजर आ रहा था। राजा ने कहा, जान मोहम्मद, इसे नीचे उतारो और पानी पिलाओ। जान मोहम्मद ने रस्से का दूसरा सिरा ढीला किया तो मैं धप से फर्श पर आ गिरा। उसने रस्सा ढीला करने के बाद उसका दूसरा सिरा दोबारा दीवार में लगे एक हुक से बांध दिया। फर्श पर गिरने से मेरे कंधे और कमर में शदीद चोट आई। मैं बेदम सा होकर पड़ा रहा। उस वक्त वाकई मुझ में हिलने की सकत भी नहीं थी। चंद मिनट में यूं ही पड़ा रहा। जान मोहम्मद पानी का जग और ग्लास ले आया था। उसने पानी का भरा हुआ ग्लास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने लेटे लेटे पानी पीने की कोशिश की, मगर फिर हिम्मत करके उठ बैठा और एक ही सांस में सारा ग्लास पी गया। बाज़ औक़ात सादा पानी भी आबे हयात साबित होता है। पानी पीकर मुझे यूं लगा जैसे मेरी खोई हुई तवानाई बहाल हो रही हो। जब मेरी हालत कुछ संभली तो राजा ने पूछा, हाँ अब बताओ वो रकम कहाँ है? मैंने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, तुम्हें वो फ्लैट तो याद होगा जहाँ तुम्हारे आदमियों ने अकबर की रिहाई के लिए धावा बोला था। राजा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि वो फ्लैट कहाँ है। मैंने कहा, रकम उसी फ्लैट के एक बेडरूम में है। राजा झुंझुला कर बोला, क्या तुम मुझे इतना अहमक समझते हो? इतनी बड़ी रकम तुम उस फ्लैट में छोड़ोगे? मैंने हंसकर कहा, असल बात तो यही है।
कोई चीज छुपाना हो तो उसे ऐसी जगह छुपाओ कि ढूंढने वाला उस पर तवज्जो ही न दे। जाहिर है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, मगर तुम पहले इसकी तस्दीक तो कर लो। राजा ने कहा, यहाँ से गुलशन इकबाल जाने और आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस वक्त हम सुपर हाईवे पर कराची से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के फासले पर हैं। मैं अपने आदमियों को वहाँ भेज तो दूंगा, लेकिन अगर ये इत्तला गलत निकली तो बॉस तुम्हें अपने हाथ से गोली मार देगा। वो धोखा देने वालों का शदीद दुश्मन है। मैंने हंसकर कहा, हालांकि वो खुद सारी दुनिया को धोखा देता है। मेरी हालत अब काफी संभल गई थी। राजा ने कहा, जान मोहम्मद, इसे दोबारा कुर्सी से बांध दो और विकी को लेकर वहां चले जाओ। इस दौरान मैं गैर महसूस तरीके से वही रस्सा मैंने दोनों हाथों में थाम लिया था जो मेरे पैरों में बंधा हुआ था। राजा ने कहा, तुम इसे बांधो, मैं बॉस को इत्तला देकर आता हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। मैंने अचानक जकंद भरी और उसी रस्से में लटक गया जिससे मेरे पैर बंधे थे। फिर मैंने जोरदार स्विंग ली और राजा को साथ लेता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। रस्से का दूसरा सिरा दीवार में पैवस्त हुक से बंधा हुआ था, इसलिए मैं अब भी पूरी तरह आजाद नहीं था। मैंने रस्सा चूंकि कुछ ऊपर से पकड़ा था, इसलिए मेरे कदम जमीन से नहीं लग रहे थे। यूं भी मेरे पैर बंधे हुए थे, इसलिए जमीन से लग भी जाते तो कोई फायदा ना होता। राजा इस अचानक उफ्ताद से दहशत ज़दा हो गया। मैंने फुर्ती से रस्सा उसकी गर्दन में डाला और उसे लिए हुए कमरे के दूसरे सिरे तक चला गया। वो अगर बर वक्त मेरे बंधे हुए पैरों के दरमियान अपना एक पांव न फंसाता तो रस्सी के फंदे से उसकी मौत वाक़ हो जाती। अगर मेरे पैरों की सपोर्ट ना होती तो फांसी पाने वाले मुजरिमों की तरह उसकी गर्दन लंबी हो जाती। मैंने चश्मे ज़दन में उसका रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी कनपटी पर रखकर जान मोहम्मद से कहा, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली या तुमने कोई हरकत की तो याद रखो, राजा का भेजा तो उड़ेगा ही, तुम्हारी भी खोपड़ी सलामत नहीं रहेगी। जान मोहम्मद अपनी जगह साकित हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे यूं देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि मुझ जैसा नीम जान शख्स जो शिकस्त कबूल करने के बाद सब कुछ बताने पर आमादा हो गया था, वो ये हरकत भी कर सकता है और राजा जैसे आदमी को उसके फंदे में लटका सकता है। मुझे यकीन था कि जान मोहम्मद के पास रिवॉल्वर जरूर होगा। मैंने उससे कहा, अपने दोनों हाथ सर पर रखो और मेरे नजदीक आ जाओ। जान मोहम्मद रोबोट की तरह सर पर हाथ रखे मेरे पास पहुंच गया। मेरे दाएं हाथ में राजा का रिवॉल्वर था जिसे उसकी कनपटी से लगा रखा था। अगर रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर न होता तो शायद वो यूं आसानी से बेबस न होता। मैंने जान मोहम्मद से कहा कि मेरी तरफ पुश्त कर लो। उसने मेरे हुक्म की तामील में मेरी तरफ पुश्त कर ली। मैं उसकी तलाशी लेना चाहता था मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैंने बाएं हाथ से रस्से को थाम रखा था। अगर मैं रस्सा छोड़ता तो न सिर्फ खुद जमीन पर गिरता बल्कि राजा भी आजाद हो जाता। मैंने अचानक रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से जान मोहम्मद के सर पर दे मारा। वो लहराया और कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैंने यही हशर राजा का किया। वो बेहोश होकर रस्से में झूल गया। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द रस्से का एक और बल दिया और उसका पैर अपने पैरों के दरमियान से निकाल दिया। वो बेहोशी के दौरान में भी बुरी तरह तड़पा। शायद वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। फिर उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी और मुंह से झाग बहने लगी। मैंने कान लगाकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने बमुश्किल तमाम उसे रस्से से आजाद किया तो वो भी जान मोहम्मद की तरह मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। उसके गिरने के बाद मैं भी नीचे उतर गया। रस्सा इतना ढीला था कि मैं इत्मीनान से जमीन पर बैठकर अपने पैर खोल सकता था। मुझे बस ये खदशा था कि इस दौरान में जफर का कोई आदमी अंदर ना आ जाए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा और जान तो खैर जाएगी ही। मैंने फुर्ती से अपने पैर खोले और आजाद होते ही सबसे पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट कर लिया। फिर मैं अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुआ और बारी बारी उन तीनों को खोल दिया। तलाशी लेने पर जान मोहम्मद की जेब से भी रिवॉल्वर बरामद हुआ। मैंने वो रिवॉल्वर तैमूर के हवाले कर दिया। नजीर और सिकंदर हंसने लगे। उनके रिवॉल्वर पहले ही छीन लिए गए थे। उन्होंने वहां पड़े हुए डंडों में से एक एक मजबूत डंडा उठा लिया। कुछ न होने से वो डंडे बहरहाल गनीमत थे। सिकंदर बोला, कामरान साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया। मैंने हंसकर कहा, मेरी तारीफ को किसी और वक्त के लिए रखो, फिलहाल यहाँ से निकलने की कोशिश करो। हम लोग वाकई कराची से इतने फासले पर हैं या राजा मुझसे ब्लफ कर रहा था, बहरहाल देखते हैं। फिर मैंने तैमूर से कहा, ये जहन में रखना कि अभी इनके 5 आदमी मजीद बाहर मौजूद हैं। मुमकिन है जफर के पास मजीद आदमी हों मगर फिलहाल हमें 5 आदमियों से निमटना है। हम सब दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने दरवाजे की चटखनी खोलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर मालूम हुआ कि एक दरवाजा बाहर से बंद है। अचानक सिकंदर ने जान मोहम्मद के लहजे में कहा, ओए खान, दरवाजा खोल यार। खान बड़बड़ाया, ओए कभी तू कहता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर लो, कभी कहता है खोलो। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। हम सब खुले हुए दरवाजे के पट की आड़ में खड़े हो गए। खान झुंझुलाकर बोला,
ओए अब क्या हो गया, बाहर क्यों नहीं निकलता? फिर दरियाफ्ते हाल के लिए उसने आगे बढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की। सिकंदर ने पूरी कुव्वत से डंडा उसके सर पर दे मारा। वो लड़खड़ाया और अंदर आ गिरा। सिकंदर उसकी तरफ से मुतमईन होकर आगे बढ़ा, मगर मैं जानता था कि खान इतनी जल्दी बेहोश होने वालों में से नहीं है। मैंने रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर दे मारा। ज़रब इतनी शदीद थी कि कोई दूसरा आदमी होता तो उसकी खोपड़ी चटक जाती, मगर उसका सर महफूज था। मगर मुझे यकीन था कि कम से कम 2 घंटे तक तो वो होश में नहीं आएगा। अगला मरहला वहां से निकलने का था। अचानक मुझे अकबर का ख्याल आया। वो भी उसी कमरे में बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। वो बेखबर सो रहा था। मैंने उसके हाथ पांव खोले तो वो बेदार हो गया। वो घबरा कर बोला, कौन है? मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कहा, घबराओ मत, मैं हूं कामरान। वो खासी बुलंद आवाज में बोला था और उसकी आवाज कमरे से बाहर जा सकती थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। बोला, तो क्या अब मैं आजाद हूँ? मैंने उसे झिड़क दिया। कहा, खामोश रहो, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम आजाद हैं या नहीं। हम अभी तक इसी जगह हैं। अगर यहाँ से सही सलामत निकल गए तो आजाद होंगे। और हाँ, मैंने कुछ सोचकर सख्त लहजे में कहा, अपने तौर पर फरार होने की कोशिश मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने देखा तैमूर और सिकंदर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। तैमूर ने खान की तलाशी लेने के बाद उसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया। मैं भी रिवॉल्वर संभाल कर उनके पीछे लपका। तैमूर ने बहुत एहतियात से बाहर झांका, फिर हम सबको बाहर आने का इशारा किया। वो एक तवील कॉरिडोर था, बल्कि उसे गली कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जिस दरवाजे से हम बाहर निकले थे उसके बिल्कुल सीध में कुछ फासले पर एक दरवाजा था। दाएं बाएं कोई दरवाजा नहीं था। आगे बढ़ने से पहले न जाने मुझे क्यों शुबा हुआ कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम न हो जिससे बाहर वालों को हमारी आमद की खबर मिल जाए। मैंने अपने इस शुबे का इजहार तैमूर से भी किया। कुछ देर के लिए वो भी सोच में पड़ गया। फिर सरगोशी में बोला, ऐसा कोई इंतजाम है भी तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर तो हमें निकलना ही है, इसके लिए रिस्क तो मोल लेना ही पड़ेगा। मैंने हंसकर कहा, जाहिर है हम सारी रात तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते। अब जो हो सो हो, बाहर तो यहाँ से निकलना ही है। आओ अब चलें। मैंने अकबर का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटा। मुझे अकबर ही की तरफ से तशवीश थी। उसकी वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता था। हम लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। दूसरी जानिब से कई अफराद के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। शोकर, पत्ते अच्छे हैं तो लगा ले रकम, वरना पत्ते फेंक। दूसरी आवाज आई, मेरे पास राउंड है। ये कहते हुए शायद उसने नोट भी मेज पर फेंक दिए। पहली आवाज फिर आई, इस मामूली से राउंड पर इतना अकड़ रहे हो? मेरे पास गुलाम की ट्रेल है। मैंने सोचा कि यही मौका है। जीतने वाला नोट समेट रहा होगा और बाकी लोग भी उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो भी दरवाजा बंद है। तैमूर ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। नजीर और सिकंदर भी उलझ कर रह गए। अकबर तो शायद हवास ही में नहीं था जो वो कुछ सोचता। मैंने चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर किया, फिर एक खतरनाक रिस्क लेने का फैसला कर लिया। ये एक तरह का जुआ था, मगर बहरहाल ये जुआ खेले बगैर कोई चौरा भी तो नहीं था। मैंने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर से उसी आदमी की चहकती हुई आवाज सुनाई दी जिसने अभी बाजी जीती थी। ओ जरा सब्र करो ओए खान, तेरी बारी भी आएगी, अभी तो मेरा सितारा जोरों पर है। एक और आवाज आई, ठीक है यार, चला जाता हूँ खान की जगह। ये आवाज उस आदमी की थी जो बाजी हार गया था। जीतने वाले ने तमस्खरा आमेज अंदाज में कहा, बस ओए इतना ही माल था तेरे पास? वो बोला, हाँ आज के लिए इतना ही था, मैं खान को भेजता हूँ। फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। मैं और तैमूर दरवाजे से यूं लगकर खड़े हो गए कि दरवाजा खुलने की सूरत में बाहर से देखने वाले को नजर ना आए। फिर आहिस्ता से दरवाजा खुला और किसी की आवाज आई, आ जाओ खान, तू भी किस्मत आजमा ले। ये कहता हुआ बोलने वाला अंदर आ गया। तैमूर ने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल सके। मैंने आहिस्तगी से दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। आने वाला अभी तक मबहूत सा हमें देख रहा था। मैं सवाल जवाब में वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए रिवॉल्वर का दस्ता मारकर उसे भी बेहोश कर दिया। फिर मैंने सिकंदर से कहा कि इसे भी खान के पास फेंक आओ, मगर फेंकने से पहले इसकी तलाशी ले लेना, ये भी मुसल्ला होगा। वो वाकई मुसल्ला था। उसकी जेब से भी .45 का रिवॉल्वर निकला। जीतने वाले ने बेसब्री का मुजाहरा किया। चलो पत्ते बांटो यार, किसी दूसरे ने कहा, इतनी जल्दी मत करो, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम ही जीतो, जरा खान को भी आने दो। वो बोला, मुझे तो लग रहा है कि खान शायद सो गया है, जब भी इतनी देर लग रही है, वरना वो तो बाहर आने को बेताब था। अब उनमें से कोई किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। हमें ये भी मालूम था कि बाहर अब सिर्फ 3 आदमी होंगे। उन पर काबू पाना कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर यह भी तो हो सकता था कि उनके अलावा बंगले में मजीद आदमी हों। जफर ने उन लोगों को सिर्फ हमारी निगरानी पर मुकर्रर किया हो, बकिया लोग बंगले के दूसरे हिस्से में हों।
बहरहाल ये वक्त मजीद सोच विचार का नहीं था। मैंने सिकंदर और तैमूर को पीछे आने का इशारा किया और खुद रिवॉल्वर लेकर अचानक बाहर निकल गया। वो तीनों फर्श पर आलती पालती मारे बैठे हुए थे। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर उनमें से एक का हाथ जेब की तरफ बढ़ा तो मैंने गरज कर कहा, डू नॉट मूव। तुम सब हाथ उठाओ और दीवार की तरफ होकर खड़े हो जाओ। वो तीनों हैरत से आंखें फाड़े देख रहे थे, जैसे मुझ जैसी मखलूक को जिंदगी में पहली बार देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाकर खड़े हुए और दीवार की तरफ घूम गए। मैंने कहा, सिकंदर, इन तीनों की तलाशी लो। सिकंदर ने आगे बढ़कर बारी बारी उन तीनों की तलाशी ली और उनकी जेबों से निकला हुआ सामान एक तरफ ढेर कर दिया। उन लोगों के पास से रिवॉल्वर तो बरामद हुए ही थे, दोहरी धार का एक खंजर भी बरामद हुआ। उसके अलावा चाबियां, रुमाल और पर्स थे जो नोटों से भरे हुए थे। खंजर तो तैमूर ने अपने पास रख लिया। बकिया रिवॉल्वर्स में से 2 नजीर और एक सिकंदर को दे दिया। सिकंदर और नजीर ही ने उनके पर्स भी अपनी जेबों में ठूंस लिए। मैंने उन तीनों को हुक्म दिया, अब तुम लोग मेरी तरफ घूम जाओ। वो मशीनी अंदाज में मेरी तरफ घूम गए। उन तीनों के चेहरों पर बेबसी और गुस्से के आसार थे। उनके जिस्मों और चेहरों से अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने अब तक मार धाड़ और कत्ल गारत के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा। मैंने उनमें से एक को मुखातिब किया, कहा, जफर कहाँ है? उसका कद दरमियाना मगर जिस्म कैंडे की तरह फैला हुआ था। सर के आधे से ज्यादा बाल उड़ गए थे और नाक पर चोट का निशान था। उसने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह पर दे मारी। मैंने कहा, झूठ बोलेगा तो तेरे दूसरे साथियों की तरह तुझे भी मौत की नींद सुला दूंगा। जल्दी बता, जफर कहाँ है? रिवॉल्वर की जर्ब से उसके होंठ फट गए थे और सामने का एक दांत भी टूट गया था। उसने खून थूकते हुए कहा, अगर वो यहाँ हुए भी तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तैमूर से कहा, ये फालतू बातों में वक्त जाया कर रहा है, ये जिंदा रहना ही नहीं चाहता। इसे ठिकाने लगाओ, फिर मैं दूसरे से पूछगिछ कर लूं।